Hello learners, Namaskar. I am Pragya welcoming you in your YouTube channel English Seeker. आज मैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम के बारे में हिंदी में बात करूंगी। तो देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी में अर्थ होता है बर्फ़ के कण। इस चैप्टर के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। चलिए अब डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, कुछ पोइट के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि थे। संयुक्त राज्य में प्रकाशित होने से पहले इनकी कविताओं को शुरू में इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया था। वह ग्रामीण जीवन के अपने यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल की भाषा में अपने कमाल के लिए जाने जाते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अक्सर न्यू इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन से जुड़े हालात के बारे में लिखा और उनका उपयोग जटिल सामाजिक एवं दार्शनिक विषयों की जांच करने के लिए भी किया था। आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट है वो नेचर पोइट तो है ही, लेकिन बाकी जो नेचर पोइट हुए हैं जैसे विलियम शेक्सपियर हुए या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर बोला जाता है, या जॉन कीट्स हुए जिनको आपका सेंसुअसनेस का पोइट बोला जाता है, जो ब्यूटी के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स से बिल्कुल डिफरेंट थे। जहाँ पर आपका विलियम कीट्स हुए, शैली हुए, वर्ड्सवर्थ हुए, इन सभी ने जो नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स थी उनको डिपिक्ट किया था अपने पोएम्स में सब्जेक्ट बनाने के लिए, जबकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसका बस बिल्कुल उल्टा किया था। उन्होंने अपने जो भी सब्जेक्ट्स बनाए या जो भी मेन थीम जहाँ से लेकर के आए, तो उन्होंने कभी भी पॉजिटिव चीज़ को, बहुत खूबसूरत पेड़ को डिस्क्राइब नहीं किया। जैसे आप इसी पोएम में देखेंगे कि इस पोएम में उन्होंने हेमलॉक ट्री को डिस्क्राइब किया है या फिर क्रो को किया हुआ है, जबकि आपका ओ टू नाइटिंगेल कीट्स ने लिखी हुई है पोएम। तो वहाँ पे जो उन्होंने खूबसूरत बर्ड्स को, एनिमल्स को, नेचर की जो खूबसूरत ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनको डिपिक्ट किया। इसे वर्ड्सवर्थ ने डैफोडाइल्स पर पोएम लिखी। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको बाकी नेचर पोइट्स के अपेक्षा रॉबर्ट फ्रॉस्ट में डिफरेंट मिलेगा। इनका जो सब्जेक्ट है, फिलॉसफी है, उसका सिलेक्शन, उसका डिपिक्शन बाकी पोइट्स से बहुत डिफरेंट है, जो इनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ग्लूम अप भी करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी करता है। तो अब आते हैं आपका स्नोफॉल्स पर, डस्ट ऑफ स्नो पर। सो ये जो पोएम है आपका, ये कविता एक बहुत छोटी सी और बहुत सरल कविता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत डेप्थ में बताया गया है। यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से पोइट जो है वो आपको नेचर के जो हीलिंग पावर है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि नेचर में कुछ भी गुड या बैड नहीं है। नेचर है और नेचर के अंदर जो हीलिंग पावर है वो आपके गहरे से गहरे घाव को भर सकता है। और अगर आप चाहें, अगर आप नेचर की शरण में जाते हैं तो नेचर आपको, मतलब आप डैम श्योर रिकवर करेंगे ही। तो वो सारे मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित डस्ट ऑफ स्नो पोएम को पढ़ने पे पता चलता है कि सर्दी का मौसम है और जो पोइट है वो किसी कारणवश बहुत दुखी है। इसमें रीज़न कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बस इतना मालूम पड़ रहा है कि हाँ उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। अब कैसे मालूम पड़ रहा है तो थोड़ा सा एक बार पोएम को रीड कर लेते हैं, देन आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब इट इन हिंदी। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. सो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि मतलब वो मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लेता है, इसको मैं बर्बाद कर चुका था। अब इंसान बर्बाद तभी करता है चूंकि यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो है, तो जाहिर सी बात है आपका विंटर्स में ही डस्ट ऑफ स्नो आएगा। मतलब स्नो जो आपका ट्रीज कम्प्लीटली स्नो कवर्ड होंगे वो विंटर सीजन में ही पॉसिबल है। तो विंटर सीजन है, पोइट का माइंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ग्लूमी है, और वो टहलते हुए आकर के हेमलॉक ट्री के नीचे या तो बैठ जाता है या खड़ा है। वो वहाँ पर खड़ा होता है और पेड़ के ऊपर पूरा स्नो कवर्ड होता है कम्प्लीटली ट्री, मतलब उसके ऊपर बर्फ जमी होती है। कभी आगे कहते हैं कि वहाँ पर एक क्रो आता है उड़ता हुआ और वो उस पेड़ पर बैठता है। तो उस डाली पर बैठने पर जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लिपिंग ऑफ इट्स विंग्स, उसके पंखों को फड़फड़ाने की वजह से वो जो पेड़ की टहनी पर स्नो कम्प्लीटली कवर्ड थी वो थोड़ा सा वहाँ से गिरती है और वो पोइट के ऊपर गिर जाती है। उसके बैठने से पेड़ की जो शाखाएं हैं वो हिलती हैं, जिससे उस पर जमे हुए बर्फ़ के जो कण हैं वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ही पोइट पर वो बर्फ़ के कण गिरते हैं तो उसकी
उसका जो माइंड है, उसका जो मतलब स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी जो मनोदशा है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और अब वो पहले जैसा दुखी नहीं होता है। जैसे ही वो अपनी बॉडी पे उन स्नो को फील करता है, आप भी ऐसा समझेंगे, आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि अगर आपका माइंड ऑफ भी है बट आप कहीं पर भी बाहर हैं, सब आप अपनी बॉडी पर अगर रेन ड्रॉप्स को भी आने देते हैं, पानी की बूंदों को भी आने देते हैं, और अगर आप उनको एक्चुअल में आपका कंसंट्रेशन कुछ देर के लिए आपकी सारी प्रॉब्लम से हटकर अगर उधर आता भी है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय मच मोर। और आपका माइंड कितना भी बेकार क्यों ना हो, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे पोइट के साथ भी होता है। जब वो स्नो पार्टिकल्स उस पर आकर के गिरते हैं तो उसे एक मतलब एक फीलिंग ऑफ जॉय होता है, वो बहुत खुश हो जाता है। मतलब उसके जो ग्लूमी मूड था वो चेंज हो जाता है, और अब वो थैंकफुल होता है उस हेमलॉक ट्री का, उस पे जो स्नो पार्टिकल्स थे उनका, उस क्रो का जो आकर के उस पर बैठता है। बिकॉज ऑफ दिस वो मूवमेंट होता है और वो स्नो पार्टिकल्स उस पर आकर के गिरते हैं, तो वो थैंकफुल होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेमलॉक ट्री एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रो, राइटर का जो कम्प्लीटली माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाता है। और उसका जो मतलब जो लेटर आई मीन जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था वो सेव हो गया। तो वो वही कहता है कि मेरा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था वो सेव हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें हम आपको ये बताते हैं कि इसमें हेमलॉक ट्री, जैसे अगर पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो पहले से वहीं से उठाते हैं। यहाँ पर आयरनी यूज हुआ है। आयरनी क्यों यूज हुआ है इस पोएम में? आयरनी फिगर ऑफ स्पीच आपका इसलिए यूज हुआ है कि आयरनी में स्पेशली जो होता है उसका उल्टा बोला जाता है। अब यहाँ पर आपका हेमलॉक ट्री जो है वो बैड ओमेन है, या क्रो जो है उसको मतलब हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को सिंबल्स ऑफ बैड ओमेंस माना गया है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। निगेटिव होने के बावजूद भी दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, और पॉजिटिव वर्क भी कोई मतलब ऐसा नहीं कंप्लीटली व्यक्ति का आई मीन पोइट का मूड चेंज कर रहे हैं। अब बैड ओमन्स क्या होते हैं, गुड ओमन्स क्या होते हैं? थोड़ा सा ओमन्स मतलब होता है शगुन, तो बैड ओमन्स मतलब अपशगुन, गुड ओमन्स मतलब अच्छे शगुन। तो सपोज दैट, और ये ऐसा नहीं कि केवल इंडियन सोसाइटी में है या हमारी सोसाइटी में है, ये हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं सुपरस्टिशस है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो दिन खराब हो जाएगा, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो नहीं होगा, जा रहे हैं तो छींक हो गई तो आपका दिन खराब हो जाएगा, जिस वर्क के लिए जा रहे हैं वो नहीं होगा। या फिर आपको जाते हुए अपने खाली बाल्टी देख ली तो दिन खराब हो जाएगा। तो ये जो सुपरस्टिशस सारी सोसाइटीज़ में परवेड है कम्प्लीटली, मतलब डीप रूटेड है। बिल्कुल वैसे ही आपका हेमलॉक ट्री के लिए भी बोला जाता है, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है वो आपका हेमलॉक ट्री मीन्स हिंदी में बोलते हैं धतूरे का पेड़। तो धतूरा जो है वो पॉइजनस ट्री होता ही है, आपको पता है। तो धतूरे का जो पेड़ है वो पॉइजनस ट्री है, इसलिए उसको निगेटिव ओमेंस मान लिया गया, उसको बैड ओमेन मान लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही क्रो जो है दैट इज द सिंबल ऑफ डेथ, क्योंकि अपने यहाँ पर मतलब इंडिया में एक्ट मतलब स्पेशली क्या होता है कि हाँ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो कौओं को खाना खिलाया जाता है, बाकी जो जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उसके बाद में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको डेथ से एसोसिएट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर यू में। बट यू कांट से जस्ट बिकॉज की नाइटिंगेल का भी कलर तो वही होता है या कोयल का कलर भी तो वही होता है, बट फिर भी मतलब वहाँ पर क्रो को बैड ओमन से कनेक्ट कर दिया गया, उसको डेथ से कनेक्ट कर दिया गया है, हेमलॉक को डिस्ट्रक्शन से कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इस पोएम में पोइट जो है वो इन चीज़ों के माध्यम से भी आपको पॉजिटिव थिंग्स दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नेचर में वो आपका जो नेचर में एक इक्वलिटी का थॉट होता है कि नथिंग इज गुड और बैड, ओनली अवर थिंकिंग मेक्स इट सो, तो उसको भी कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। बाकी अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो मैंने आपको जो हिंदी में वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने आपको एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बता ही दिया था, बाकी कॉन्सोनेंस इमेजरी भी बता दी थी। हाँ, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच और रह गया, दैट इज इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट क्या होता है? रन ऑनलाइन, जहाँ पर आपका एक थॉट जो है वो किसी एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप मतलब जो फर्स्ट थॉट है आप पॉज कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा के बाद में एक पॉज आ सकता है, एक कॉमा आ सकता है, बट आपका कंप्लीट फुल स्टॉप जो है वो पूरी पोएम के बाद में आया है। इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अगर बात करें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की तो हाँ, इसकी जो सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है हैज़ गिवन माई हर्ट, तो हैज़ एच एच यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यूज हुआ है। एंड सेव्ड सम पार्ट आई मीन सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, यहाँ पर भी सेव्ड सम, तो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इसके अलावा आपका इसमें कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है इन द लास्ट लाइन ऑफ अ डे आई हैड रीड, तो इसमें आपका डी कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच आ गया।
आयरनी भी है। तो इस तरीके से आपका कुछ इतनी ये आपके मुझे जो फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली इसमें समझ में आया वो बता दी। राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो भी आप निकाल लेंगे। अगर लास्ट वर्ड को देखिए तो क्रो मी इज नोटरी मीन्स ए बी हर्ट मूड पार्ट रूड, तो यू कैन से ए बी और सी डी। सो दिस द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी। और अब चलो उसको थोड़ा सा समअप करते हैं, इस पूरी पोएम को एक बार हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस छोटी सी पोएम में प्रकृति और उसकी छोटी चीज़ों की अकल्पनीय उपचार शक्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि बैड मूड होने पर भी, या आपकी अगर मतलब इल हेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रकृति में, जो नेचर में जो कुछ ठीक नहीं कर सकता है आपको, सब कुछ सही किया जा सकता है। इस कविता में कवि जो है पोइट वो ये बता रहा है कि उसका एक दिन बहुत बुरा होता है और वो किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, किसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड होता है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली टहलते टहलते एक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंच जाता है। वहां पर एक क्रो आता है और उस हेमलॉक ट्री को शो करता है, बोल लो आप, उसकी ब्रांच पर बैठता है तो उसके मतलब जस्ट लेग्स की वजह से या उसके फीदर्स के को मतलब हिलाने की वजह से, मूवमेंट की वजह से उस पर स्नो पार्टिकल्स गिर जाते हैं। जब वो पेड़ पर बैठता है तो पेड़ की ब्रांच से उसके ऊपर कुछ स्नो पार्टिकल्स आते हैं और वो स्नो पार्टिकल्स जब पोइट को अपने ऊपर गिरते हुए फील होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिससे उसका दिन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड कितना भी खराब है तो भले ही आपका हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला पॉइजनस ट्री है, या फिर क्रो जो कि एक आपका डेथ का इंडिकेशन माना गया है या डेथ का सिंबल माना गया है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। केवल आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ भी नेचर में कुछ भी निगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट यू हैव टू बी द ओनली साइट टू लुक दैट थिंग्स इन दैट परसेप्शन। तो इस पोएम में मुझे लग रहा है कि हिंदी में इतना एक्सप्लेनेशन सफिशियंट होगा। तो नेक्स्ट पोएम में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।